हेलो एवरीवन, एमपीएसआई 2022 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में मैथ का यह है पार्ट 13 और इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं 29 अक्टूबर 2017 का शिफ्ट 2 का पेपर। पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल या त्रिभुज है एक एबीसी। अब इनको नाम दे देते हैं, ये है ए पॉइंट, बी और ये है सी। ये है त्रिभुज एबीसी जिसमें एडी इंटरनल बाइसेक्टर है या एडी आंतरिक समद्विभाजक है कोण ए का या एंगल ए का। तो एंगल ये है, इसका आंतरिक समद्विभाजक जो कि बीसी पर मिलता है पॉइंट डी पर। बीसी साइड या बीसी भुजा हो गई ये, अब इस पर मिलेगा पॉइंट डी पर। तो ए का आंतरिक समद्विभाजक है, आंतरिक मतलब इंटरनल, तो हम इस त्रिभुज के अंदर लेंगे, ये हो जाएगा ए और डी। किसी भी कोण का समद्विभाजक या बाइसेक्टर क्या हो गया, जो उस कोण को दो भागों में बांटे। तो इस कोण ए को या फिर एंगल ए को दो भागों में बांट दिया इस एडी ने। इसके बाद क्वेश्चन में बीडी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, तो बी और डी इतनी दूरी दी गई है 5 सेंटीमीटर और बीसी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। बी और सी मतलब ये पूरी लंबाई दी गई है 7.5 यहां तक, बी और सी तक। तो जब ये वाली साइड BC या फिर BC भुजा पूरी 7.5 है और BD हमें पता है कि 5 है, तो हम DC निकाल सकते हैं 7.5 में से माइनस करके। माइनस कर देंगे 5 को, 10 में से 5 और 7 में से 5 जाएंगे तो 2.5। तो DC आ गई 2.5 सेंटीमीटर। D और C इतनी लंबाई 2.5 हो गई और B और D इतनी लंबाई हो गई 5। और हमें क्वेश्चन में बताना क्या है, AB और AC का अनुपात AB रेशो AC। AB मतलब ये वाली साइड या ये वाली भुजा AB से AC का अनुपात बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक थ्योरम या एक प्रमेय हमें याद होनी चाहिए, जो है किसी त्रिभुज में किसी कोण के आंतरिक समद्विभाजक के विपरीत भुजा का अनुपात। तो विपरीत भुजा क्या हो गई, ये BC। किसी त्रिभुज के किसी कोण के आंतरिक समद्विभाजक के विपरीत भुजा का अनुपात उसी कोण को बनाने वाली दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, कोण क्या है A और इसका आंतरिक समद्विभाजक है AD, तो इसके विपरीत भुजा क्या हो गई BC। तो BC का अनुपात जो कि क्या है BD अनुपात DC, तो यह अनुपात बराबर होगा इसी कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात के। तो इस कोण को बनाने वाली कौन सी भुजा है, मान लो ये एंगल या ये कोण बन रहा है, तो इस कोण को बनाने वाली भुजा कौन सी हो गई, एक ये और एक ये। इन दोनों साइड से ये एंगल बन रहा है, अब कितना भी डिग्री होगा उसी तरह से ये एंगल ए बन रहा है। इसको बनाने के लिए हमें ये वाली भुजा या इस साइड की जरूरत है और इस AC की जरूरत है, तो इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा AB अनुपात, या फिर इसको डिवाइड में भी हम इस तरह से लिख सकते हैं AC। या फिर इसी को हम इंग्लिश में देखें तो किसी भी ट्राइंगल के किसी एक एंगल के इंटरनल बाइसेक्टर के अपोजिट साइड का रेशो, जो कि ये है अपोजिट साइड का रेशो, उसी एंगल को बनाने वाली साइड्स के रेशो के बराबर होता है, जो कि ये है AB और AC। इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इस थ्योरम से या इस प्रमेय से। या फिर हमें सिंपल इतना याद रखना है कि जिसका भी आंतरिक समद्विभाजक बन रहा है उसके विपरीत में जो भुजा बन रही है उसका अनुपात लेना है और साइड वाली दो भुजा ले लेनी है अनुपात में, क्योंकि एक भुजा या एक साइड तो पहले ही हट गई थी, तो बाकी बची कौन सी हो गई, ये दोनों AB और AC, उनको अनुपात में ले लेना है हमें। अब यहां पर हम वैल्यू रखेंगे BD कितना दिया था, B और D, BD है 5, फिर DC हमने निकाली थी 2.5 और AB की जगह पर AB और AC की जगह पर AC। ये मिल गया हमें AB और AC का अनुपात या रेशो। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 चला जाएगा, 25 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो ये रेशो हमें मिल गया 2:1 इक्वल टू AB रेशो AC।
ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 256 की पावर है 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18, इसको हमें सॉल्व करना है। तो जब भी कभी इंटू में पावर दी गई हो तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि पावर की यहाँ पर हम इन पावर के बेस या आधार सेम कर दें। 16 को हम 2 की पावर में लिख सकते हैं और 256 को भी हम 2 की पावर में लिख सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इस 256 की जगह पर हम लिख रहे हैं 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 क्या होता है? 256, और इसके ऊपर पावर लगी हुई थी 0.16। फिर इंटू 16 की जगह पर हम 2 की पावर में क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4, ये क्या हो गया? 16 ही हुआ, और इसकी पावर लगी हुई है 0.18, तो इसकी हो जाएगी 0.18। अब यहाँ पर बेस, या फिर इसको और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, तो पावर के ऊपर जब भी पावर होती है दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे a की पावर m है और इसके ऊपर पावर है n, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला होता है m इंटू n। इसी तरह से हम यहाँ पर कर देंगे 2 की पावर 8 इंटू 0.16, फिर इंटू, उसी तरह से यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर के ऊपर पावर है, तो 2 की पावर 4 इंटू 0.18। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 16 इंटू 8 128 होता है। और यहाँ पर 2 नंबर के बाद पॉइंट है 1 2 3, तो 2 नंबर के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 1.28 इंटू 2 की पावर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू 4 72, और यहाँ पर 1 2 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 2 नंबर के बाद हम पॉइंट लगाएंगे 1 2, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा और आगे कुछ नहीं है तो हमने 0 लगा दिया। 2 की पावर 0.72। अब यहाँ पर हो गए हैं बेस सेम या फिर आधार समान। 2 है और यहाँ पर 2 है, आधार समान है। जब भी कभी आधार समान हो और मल्टीप्लाई में हो या गुणा में हो तो उनकी जो पावर होती है घात, वो प्लस हो जाती हैं, m प्लस n। इसी तरह से हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। जो आधार था या बेस था वो तो वही रहेगा 2। अब जो पावर है या फिर घात है उनको हम जोड़ देंगे, तो 1.28 में प्लस हो जाएगा 0.72। तो ये हमें मिलेगा 2 की पावर, प्लस करेंगे 8 और 2 10 की 0, 7 8 9 10 फिर से 0 और 1 और 1 2, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, तो 2.00। 2.00 का मतलब क्या होता है? पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो हम हटा देंगे, तो 2 की पावर 2 हो गया। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। ये हो गया आंसर, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी, कोई धनराशि है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से या चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतनी हो रही है और 4 वर्ष में या 4 ईयर्स में इतनी हो रही है। तो हमें रेट बतानी है या दर। तो यहाँ पर कोई धनराशि या फिर कोई अमाउंट ऑफ मनी है जो कि 3 ईयर्स में इतना हो रहा है। तो पहले कितना था? मान लेते हैं कि x था, जो कि 3 ईयर्स में या 3 वर्ष में 2400 2400 हो रहा है, और 4 वर्ष में 2520 हो रहा है। तो 4 वर्ष हमें कहाँ शुरुआत से ही लेने हैं, तो यहां से लेके यहां तक हो जाएंगे 4 ईयर्स। 3 वर्ष में इतना हो रहा है और 4 वर्ष में इतना हो रहा है। इसका मतलब 1 वर्ष में 2400 से 2520 हो रहा है, क्योंकि 3 साल तक तो यहां आ गए थे, इसके बाद चौथा साल होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1 वर्ष में या 1 ईयर में 2400 रुपए से 2520 रुपए हो गए। इसका मतलब जितने रुपए बड़े होंगे वही ब्याज होगा या वही इंटरेस्ट कहलाएगा। तो इंटरेस्ट या फिर ब्याज कितना हो जाएगा 1 साल के लिए या फिर 1 वर्ष के लिए? 2520 में से 2400 माइनस कर दो, तो 0 2 और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 120। और यह ब्याज कितने के रेट से लगा ये हम पता कर सकते हैं, या फिर यहीं से कर लेते, माइनस करने की जरूरत नहीं थी। पहले 2400 थे, बाद में 2520 हो गए, तो कितने के रेट से हो गए? 120।
इसका मतलब 120 रुपए का ब्याज लग गया। और कितने रुपए पर लगा? 2400 पर लगा। और रेट निकालना है तो इंटू में हम 100 करेंगे ही। 0 से 0, 12 से 2 बार, और यहाँ पर 10 बचे थे, 12 1 12 और 0, तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा 2 से 5 बार। तो रेट हमें मिल जाएगी या फिर दर मिल जाएगी 5%। ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन थर्ड। या फिर इसके अलावा हम इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये तरीका थोड़ा छोटा है। या फिर इसको अगर हम थोड़ा और छोटा करें तो हम इसको यहीं पर सॉल्व कर लें। 0 से 0 कैंसिल कर दें, 2400 और 2520 को, दो नहीं, एक 0 कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0। फिर इसको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 नहीं 12 आएंगे तो 6 बार, 126। फिर 2 से करेंगे, या डायरेक्ट हम 6 से कर दें, 6 से 2 बार जाएगा, और ये 6 से 2 बार, और 6 1 जा 6, तो 20 से 21। यहां से हम रेट निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कितने रुपए बढ़े? 1 रुपए। और कितने पर बढ़े? 20 पर। यहां से इंटू 100 कर देंगे, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा 5, तो रेट आ जाएगी 5%। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, और बी और सी, यहाँ पर दो लोगों का एक साथ दिया गया है। ए बी करते हैं 8 दिन में, और बी और सी करते हैं 12 दिन में, और सी और ए उसी काम को करते हैं 8 दिन में। तो ए बी सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो यहाँ पर हम एक साथ लेंगे, ए प्लस बी, दोनों का ए प्लस बी को काम करने में लगते हैं 8 दिन, और बी और सी को करने में लगते हैं 12 दिन, और सी और ए को लगते हैं साथ में 8 दिन। ये हो गए टोटल डेज या फिर कुल दिनों की संख्या। यहाँ पर हम एक दिन का कार्य निकालेंगे, 1 डे वर्क। सबसे पहले हमें कुल कार्य या टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क हो जाएगा इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 24। ये हो गया कुल कार्य। तो एक दिन का कार्य हम निकाल सकते हैं कुल कार्य में कुल दिनों की संख्या से डिवाइड करके। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 24 में डिवाइड करेंगे 8 का, तो मिलेगा 3। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर लेते हैं, 3 वर्क कर लेते हैं। इसी तरह से बी प्लस सी का निकालेंगे, 24 में डिवाइड करेंगे 12 का, 12 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार। तो बी प्लस सी एक दिन में करेंगे 2 काम, और सी प्लस ए कितना करेगा? 8 से डिवाइड कर दो 24 को, तो 3 ही मिलेगा, 3। सी और ए एक दिन में 3 काम कर लेते हैं। अब अगर ये तीनों एक साथ काम करें तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे? इन तीनों को हम प्लस कर दें, 3 + 2 + 3, 8। लेकिन ये जो 8 काम या 8 कार्य आया है, ये किसका आया है? ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। इसका मतलब एक को हमने 2 बार काउंट किया है, ए प्लस बी का साथ में, बी प्लस सी का और सी प्लस ए का। तो हम ए और ए दोनों को एक साथ करके 2a लिख दें, प्लस बी और बी 2 बार है तो हम 2b लिख दें, और सी और सी 2 बार है तो प्लस 2c। यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे तीनों में से, ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c इक्वल टू 8। और ये 2 मल्टीप्लाई में है, इसके डिवाइड में आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा 4 बार। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी जब तीनों काम करते हैं तो एक दिन में वो 4 कार्य कर लेते हैं, 4 वर्क कंप्लीट कर लेते हैं एक दिन में। तो हमें बताना है कि ये तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो कुल कार्य में एक दिन के कार्य का हम डिवाइड कर दें। कुल कार्य कितना है? 24, और एक दिन में करते हैं 4। यहां से हमें दिनों की संख्या मिल जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगा 6 बार। तो 6 डेज में कंप्लीट कर लेंगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, 6 डेज। आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर या 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य को हम सीपी लिख दें, जो कि बराबर है 30 चेयर के सेलिंग प्राइस के या विक्रय मूल्य के। 30 एसपी ये हो गया विक्रय मूल्य, ये बराबर है। तो यहां से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य का। मल्टीप्लाई में है, गुणा में है,
तो कॉस्ट प्राइस के नीचे आ जाएगी ये सेलिंग प्राइस, और 25 इसके मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 25। इसको कैंसिल करेंगे तो 5 से 6 बार और 5 से 5 बार, तो हमें कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य इनका अनुपात मिल गया 6:5। हमसे क्वेश्चन में हानि का प्रतिशत पूछा है, लॉस परसेंट। अब सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो लॉस ही होता है, तो लॉस परसेंट हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए लॉस पता होना चाहिए। लॉस कितने का है? 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1, डिवाइड में कॉस्ट प्राइस लिखते हैं जो कि 6 है, इनटू कर देंगे 100 से, तो ये हमें मिल जाएगा 16.66% का लॉस परसेंट। ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा थर्ड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इसके पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। यहां पर सेलिंग प्राइस दी गई है 16 आइटम्स की, तो 16 की एसपी बराबर दी गई है 20 वस्तुओं या 20 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य के, तो कॉस्ट प्राइस की जगह सीपी। यहां पर हम अनुपात निकालेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। इस एसपी को हम नीचे ला सकते हैं, इक्वल टू, अब यहां पर बचा 16 और इस 20 को डिवाइड में ले आएंगे, कैंसिल करेंगे तो 4 4 16 और 4 5 20, तो हमें रेशो या अनुपात मिल गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का 4:5। यहां पर प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब हमें प्रॉफिट परसेंट हो रहा होगा। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ऊपर हम लिखेंगे प्रॉफिट, जो कि 5 - 4 1 का हो रहा है, डिवाइड में कॉस्ट प्राइस लिखेंगे 4 × 100 और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 25%, 25% का प्रॉफिट हुआ। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 25%। अगला मैथ का क्वेश्चन है, व्हाट सम, मतलब कौन सी राशि का अमाउंट 7,000 हो जाएगा या किस राशि का मिश्र धन 7,000 हो जाएगा 5 वर्ष में 8% की सिंपल इंटरेस्ट की रेट से। पहला तरीका या तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट में देखें तो 8% की रेट दी गई है लेकिन 5 वर्ष में। इसका मतलब हर एक वर्ष में हर एक साल 8% की रेट लग रही है, 5 वर्षों तक लगेगी, जिससे कि अमाउंट या मिश्र धन कितना मिल रहा है 7,000। तो पहले कितने रुपए थे, ये हम मान लेते हैं कि 100 रुपए थे पहले। ये केवल हम मान रहे हैं रेट लगाने के लिए। अगर पहले 100 रुपए थे तो पहले वर्ष में 8% की रेट लगाएंगे, तो पहले वर्ष में 8% की रेट लगाने के बाद कितने रुपए हो जाएंगे, इसका 8% निकालेंगे तो 8 ही आएगा, और 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108। 100 रुपए पर 8% का ब्याज लगेगा तो 108 रुपए हो जाएंगे एक वर्ष में। तो यही रुपए 5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, मान लो 100 रुपए थे और इस पर 8% की रेट से ब्याज लग रहा है 5 वर्षों तक, तो 5 वर्षों तक लगेगा तो कितना हो जाएगा पूरा इंटरेस्ट या इंटरेस्ट का परसेंट, 5 × 8 40%। तो इस पर हम 40% का इंटरेस्ट या 40% का ब्याज निकाल लेते हैं, तो 100 पर 40% में कितना लगेगा, 100 का 40 तो 40 ही आएगा, और इसी में जोड़ेंगे तो 140 आ जाएगा या 140। ये हो गया 5 वर्षों में। अब जैसा क्वेश्चन में दिया था बिल्कुल वैसा ही हो गया, 8% की रेट लगा दी 5 वर्षों तक, मतलब 40% की रेट लगा दी, तो 100 से 140 हो गया, और जो ये बाद में रुपए हुए हैं वो क्वेश्चन में दिए गए हैं कि 7,000 हैं, तो इन 140 को हम 7,000 के बराबर में लिख सकते हैं। 140 के बराबर में 7,000, यहां से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, इक्वल टू इस 140 को इसके डिवाइड में ले आए, या फिर यहीं से कैंसिल कर दें, 0 से 0, 14 से ये कैंसिल होगा 5 बार और ये 0 50, तो 1 इक्वल टू हमें 50 मिल गया। तो यहां से हम पहले वाली धनराशि निकाल सकते हैं जो कि 100 रुपए थी, तो 1 बराबर अगर 50 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें 5,000। ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल या वह धनराशि जिस पर इंटरेस्ट लगाया गया था, तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। और अगर फॉर्मूले से करें तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, अमाउंट या मिश्र धन दिया गया है
तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट को कहते हैं मिश्र धन, ये हो गया मूलधन और ये हो गया ब्याज, क्योंकि मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ेंगे तभी तो हमें मिश्र धन मिलेगा। ये हो गया पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज का, प्रिंसिपल या मूलधन इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड में 100, इसी तरह से निकालते हैं। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, इन दोनों से आ जाएगा। अब ये है ब्याज या फिर सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पर ये है ब्याज, तो हम इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल लें। इस p को इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो a माइनस पी इक्वल टू आई, या फिर इसी को हम कह सकते हैं इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। और ये SI की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, इस SI की या फिर इस सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर। तो यहाँ लिख देंगे a माइनस पी इक्वल टू, ये हो जाएगा p इंटू रेट कितनी है 8% की, टाइम है 5 ईयर्स का, 5 वर्ष का, डिवाइड में 100। सॉल्व करेंगे तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा 20 बार, और 4 से ये 2 बार, और 4 से 5 बार 20, कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मतलब a माइनस पी का हम करेंगे 5 में, या फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों में a माइनस पी में। तो ये हो जाएगा 5a माइनस 5p इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा 2 और ये p, इसका मतलब 2p। अब a मतलब अमाउंट या फिर मिश्र धन, यह हमें दिया गया है क्वेश्चन में 7000, तो इसकी जगह पर हम 7000 लिख दें, या डायरेक्ट लिख देते हैं। 7000 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, और ये 30 माइनस 5p इक्वल टू 2p। 5p माइनस का है, इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 35,000 इक्वल टू 5 और 2 7 हो जाएंगे, 7p। और इस 7 को ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसके नीचे ले आएंगे डिवाइड में, तो इससे डिवाइड हो जाएगा। 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 और 3 जीरो सेम आ जाएंगी, मतलब 5000। तो प्रिंसिपल या मूलधन हमें मिल गया 5000। यही आंसर हमारा पहले आया था, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ टॉप ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल, मतलब एक आयताकार टेबल है जिसके ऊपरी सतह का पेरीमीटर या परिमाप दिया है 28 मीटर, और इसका एरिया और क्षेत्रफल इतना दिया गया है। तो हमें डायगोनल या उसके विकर्ण की लंबाई बतानी है। एक आयताकार मेज है या फिर एक आयताकार एक रेक्टेंगल की शेप की टेबल है जिसकी ऊपरी सतह का परिमाप दिया है, तो ऊपरी सतह कैसी होगी? वो भी आयताकार की ही होगी, मतलब आयताकार जैसी होगी उसकी ऊपरी सतह। ये हो गई ऊपरी सतह जो कि आयत है या फिर रेक्टेंगल है। इसका परिमाप दिया है 28 और इसका क्षेत्रफल दिया गया है 48, मतलब अंदर का क्षेत्रफल ये 48 दिया है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई है L और इसकी चौड़ाई है B। ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेड्थ। और आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? इन दोनों का गुणा करके या इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल या आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू बी, और क्षेत्रफल हमें दिया है 48, तो 48 बराबर L इंटू बी, या फिर इसको LB भी लिख सकते हैं क्योंकि इंटू में ही माना जाएगा, या मान लो इंटू है ये, ठीक। यहां से हमें ये एक इक्वेशन मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन हम निकालेंगे परिमाप से। परिमाप क्या होता है? इसकी चारों भुजाओं का सम या फिर योग, या फिर फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के दुगना कर देते हैं तो हमें आयत का परिमाप मिल जाता है। और यही परिमाप दिया गया है 28, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 28, या फिर पेरीमीटर दिया गया था 28। ये हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B। इस 2 से हम 28 को कैंसिल कर सकते हैं, 1 और 4 बार 8, यहां से मिल गया 14 इक्वल टू L प्लस B। यह हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई, 14 इक्वल टू लंबाई और चौड़ाई का योग L प्लस B।
इस आयत के विकर्ण की लंबाई या डायगोनल की लेंथ बतानी है तो विकर्ण क्या होता है, इस कोने से इस कोने तक की लंबाई या फिर यहां से यहां तक की लंबाई, एक ही बात है। तो हम किसी एक विकर्ण की लंबाई निकाल ले, हम इस वाले विकर्ण की लंबाई निकाल रहे हैं। और ये एक आयत है, आयत या फिर रेक्टेंगल, इसका मतलब क्या होता है, यहां पर एंगल या फिर कोण बन रहा होगा 90 डिग्री का। यहां पर भी बन रहा होगा, यहां पर भी बन रहा होगा और यहां पर भी। और यहां पर हम देखें तो एक त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल या फिर समकोण त्रिभुज। इसको हम नाम दे देते हैं P, इसको Q और इसको R। PQR एक समकोण त्रिभुज बन रहा है या फिर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें 90 डिग्री का एंगल है Q पर। और हमें जब ये वाली लंबाई B है तो इसके सामने वाली बराबर होती है, तो ये भी B हो जाएगी। किसी भी आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी L हो जाएगी और ये भी L है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि PQ की लंबाई कितनी है, B सेंटीमीटर, और QR की लंबाई है L सेंटीमीटर। सॉरी, सेंटीमीटर नहीं, मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर में चल रहा है यहाँ पर। अब हमें बतानी है PR की लंबाई। तो इस त्रिभुज में PQR में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं या फिर पाइथागोरस प्रमेय। हम लगा रहे हैं त्रिभुज PQR में या ट्राइंगल PQR में पाइथागोरस थ्योरम, जो होती है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है इसमें, PR, तो ये हो जाएगा PR का स्क्वायर या वर्ग बराबर होता है लंब और आधार के वर्ग के योग के। तो लंब क्या है इसमें, PQ, तो ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस आधार क्या है P और R, तो QR का स्क्वायर। या फिर इंग्लिश में देखें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि PQ है प्लस QR जो बेस है QR। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे या फिर सभी के मान रखेंगे। PR कितना है, PR हमें पता नहीं है, जो कि डायगोनल है, जो कि विकर्ण है, तो इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कितनी है, D। या फिर PR ही रहने देते, लेकिन D लिखने में थोड़ा छोटा पड़ेगा, तो हमने इसको D मान लिया, D स्क्वायर, जिसकी लंबाई हमें निकालनी है। अब PQ कितना है, B, तो ये हो जाएगा B का स्क्वायर प्लस QR कितना है, QR है L, तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर। और हमें D की वैल्यू निकालनी है, तो D की पावर कितनी लगी हुई है, 2, तो ये 2 पावर जब इक्वल टू के उस तरफ जाएगी तो पलट जाएगी। इसका मतलब क्या है, 2/1 उस तरफ जाएगी तो 1/2 हो जाएगी। और किसी की भी पावर 1/2 होती है, 1/2 होती है, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल। तो ये D बराबर हो जाएगा, ये पावर उस तरफ जाएगी तो इन सभी के ऊपर पावर लग जाएगी B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका रूट। ऐसा हम इसलिए कर रहे थे ताकि हम इसका विकर्ण निकाल सकें। और विकर्ण कैसे निकालेंगे हम, जब इसकी लंबाई और चौड़ाई का वर्ग करके, योग करके, जब हम उसका वर्गमूल लेंगे। या फिर इसी विकर्ण की लंबाई को D बराबर हम कैसे लिख सकते हैं, रूट में या वर्गमूल में, इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि प्लस में ही है, एक ही बात है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इसके विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। इसका मतलब कैसे भी करके हमें ये मान पता चल जाए कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर कितना आएगा। इस तरह के क्वेश्चन किसी शॉर्ट ट्रिक से नहीं होते हैं, फॉर्मूले ही हमें लगाने पड़ेंगे। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये हम निकालेंगे इन दोनों इक्वेशन से। अब यहाँ पर दिया गया है L प्लस B बराबर इतना, और L इंटू B मतलब L B गुणा में करके 48। तो यहाँ से कुछ याद आ रहा है, एक फॉर्मूला होता है A प्लस B। जब हम A प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो उस फॉर्मूले में इस तरह से आती है AB और A प्लस बी, तो हम वही फॉर्मूला यहाँ पर देखेंगे। A प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, इसका मतलब 2A इंटू B। और यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है A और B, तो इस A और B की जगह पर हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हम A की जगह पर मान लें अगर L, और इस B की जगह पर मान लें B, जो कि हमारी लंबाई और हमारी चौड़ाई है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L प्लस B, A की जगह पर L, B की जगह पर B, कैपिटल B।
l प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह पर एल स्क्वायर प्लस बी की जगह पर कैपिटल बी स्क्वायर बड़ा वाला प्लस 2 इंटू ए की जगह पर एल इंटू और बी की जगह पर बी। ये भी तो वही फॉर्मूला ही है, एक ही बात है। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमें ये जो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए है वो यहाँ पर है, और बाकी जो दो चीजें हैं एल प्लस बी वो भी हमें पता है 14 है, और एल बी वो भी पता है 48 है। तो यहाँ पर हम सभी की वैल्यूज रख देंगे। एल प्लस बी कितना दिया गया है, एल प्लस बी है 14, तो इसकी जगह पर रखेंगे 14 और स्क्वायर चल रहा है तो 14 का स्क्वायर इक्वल टू ये सेम लिख देंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल ही है, मतलब इसका मतलब इंटू में ही होता है ये एल और बी। एल इंटू बी की वैल्यू कितनी दी गई है 48, तो एल बी की जगह पर लिख दिया 2 इंटू 48। अब इनको सॉल्व करेंगे, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 48 96 होते हैं। अब यहां से ये 96 प्लस का है, इस तरफ लेकर आएंगे हम तो माइनस का हो जाएगा, तो 196 में से हम 96 माइनस करेंगे तो 100 आएंगे इक्वल टू बाकी ये दोनों सेम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से हमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू मिल गया 100। अब ये 100 हम रखेंगे यहाँ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही चाहिए थे, तो इसका मान हमें मिल गया 100। तो विकर्ण की लंबाई या डायगोनल हमें मिल जाएगा, रूट में इसकी जगह पर हम रखेंगे 100 और 100 का रूट कितना होता है 10। ये हो गई विकर्ण की लंबाई 10 मीटर। ये हो जाएगा आंसर, सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज वेट या औसत वजन 15 स्टूडेंट का इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है 1.5 kg से जब एक स्टूडेंट जिसका वजन 40 kg था रिप्लेस कर दिया जाता है या प्रतिस्थापित कर दिया जाता है एक नए स्टूडेंट से या एक नए विद्यार्थी से। तो उस नए स्टूडेंट का या नए विद्यार्थी का वजन कितना होगा किलोग्राम में। कुल यहाँ पर 15 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज वेट या औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो ये 1.5 औसत वजन नहीं है, ये औसत वजन कितना बढ़ रहा है वो है ये 1.5 kg बढ़ जाता है जब एक नए स्टूडेंट को रिप्लेस या प्रतिस्थापित कर दिया जाता है 40 kg वाले विद्यार्थी से। तो औसत का या एवरेज का मतलब क्या होता है, हर एक के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मान लो औसत वजन दिया गया है तो वह हर एक स्टूडेंट का, हर एक विद्यार्थी का लगभग उतना होगा। औसत का मतलब हम हर एक के लिए करते हैं, और यहाँ पर हर एक का वजन मतलब औसत वजन 1.5 kg बढ़ रहा है, इसका मतलब हर एक विद्यार्थी का 1.5 kg वजन बढ़ रहा होगा। जब हर एक विद्यार्थी का 1.5 बढ़ेगा तो 15 विद्यार्थियों का कितना बढ़ जाएगा, तो 15 में इसका मल्टीप्लाई कर दें तो कुल वजन कितना बढ़ जाएगा, 15 का होता है 225, और एक नंबर के बाद पॉइंट है तो हम इसमें एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, 22.5 kg बढ़ जाएगा सभी का। इसका मतलब नए विद्यार्थी के आने से वजन 22.5 kg बढ़ जाएगा। और जो ये वजन बढ़ा है ये किस कारण से बढ़ा है, क्योंकि 40 kg के एक स्टूडेंट को हटा दिया है। हटाने के लिए हम माइनस कर देते हैं, 40 kg के स्टूडेंट को या विद्यार्थी को हटा दिया है और इसकी जगह पर एक नए विद्यार्थी को लाए हैं जिसका वजन मान लो कि x है, x kg है, और इस परिवर्तन के कारण क्या हुआ है, वजन बढ़ गया है 22.5। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये 40 माइनस का है, इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसमें हम 40 प्लस कर दें या फिर इसको हम ऐसे ही प्लस कर देते हैं 40.0। यहां पर पॉइंट लगा नहीं था 40 में तो हमने पॉइंट के बाद मान लिया, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 को लिखो या ना लिखो एक ही बराबर होता है, तो हमने सॉल्व करने के लिए पॉइंट लगा लिया। ये 5 और 0 5 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 और 2 और 4 6। तो यहां से हमें नए विद्यार्थी का वजन मिल जाएगा x बराबर 62.5 kg।
या फिर इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 40 केजी के विद्यार्थी को हटाया है और एक नए विद्यार्थी को लाए हैं, तो औसत वजन बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है इसका मतलब जो नए विद्यार्थी को लेकर आ रहे हैं उसका वजन 40 किलोग्राम से तो ज्यादा ही होगा, तभी तो बढ़ रहा है। और औसत वजन जितना बढ़ रहा है उससे हम कुल बढ़ा हुआ वजन निकालेंगे कि कुल कितना वजन बढ़ रहा था, इतना, और इस बढ़े हुए वजन को ही हम 40 में जोड़ देंगे तो 62.5 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो संख्याओं का सम या दो संख्याओं का योगफल कितना है 10 और उनका प्रोडक्ट या गुणनफल 24 है। तो हमें बताना है कि उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा या रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें दो नंबर मानने पड़ेंगे। पहला नंबर मान लिया कि a है और दूसरा नंबर है b। इन दोनों नंबर का इन दोनों संख्याओं का योग दिया गया है, मतलब a प्लस b दिया गया है कितना 10, और इनका गुणनफल या गुणनफल दिया गया है या प्रोडक्ट a इंटू बी इक्वल टू 24। यहां से हमें ये दो इक्वेशन या दो समीकरण मिल गए। अब हमसे पूछा है कि इनके व्युत्क्रम का या इन दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम। तो अगर a कोई नंबर है तो इसका व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/a, और अगर b कोई नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल या फिर इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/b, और इन व्युत्क्रमों को ही या इन रेसिप्रोकल को ही हमें जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा 1/a प्लस 1/b। इसके बराबर में पता करना है कितना आएगा। तो यहाँ पर हम ये प्लस में है तो हम एलसीएम ले सकते हैं। a और b का एलसीएम आ जाएगा a b। जब भी इस तरह से नंबर दिए रहते हैं a b c या फिर x y z तो उनका एलसीएम निकालने के लिए सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं या गुणा कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, जो एलसीएम आया है उस एलसीएम में हम भाग देते हैं इस a का। तो a से भाग देंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा b। अब इस b का हम गुणा करते हैं ऊपर वाले नंबर में। ऊपर नंबर क्या है 1, तो b का गुणा करेंगे 1 में तो b इंटू 1 कितना हो जाएगा b, प्लस इसी तरह से हम इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे इस b का। तो b से भाग देंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a। फिर इस a का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर में जो कि है 1, तो a इंटू 1 क्या हो जाएगा a। और इसी को हम अरेंज करके या व्यवस्थित करके a प्लस बी लिख सकते हैं, b प्लस a या फिर a प्लस b एक ही बात है। डिवाइड में ये ab मतलब a इंटू बी, और इन दोनों की वैल्यू हमें यहां पर पता है इन दोनों समीकरण से। a प्लस बी हमें पता है 10, a प्लस बी की जगह पर 10 लिखेंगे। a और b मतलब a इंटू बी 24 दिया गया है तो 24। इसको कैंसिल कर देंगे 2 से 5 बार और 2 से 1, 2 2 4। यहां से हमें मिल जाएगा 5/12। तो व्युत्क्रम का योग आ गया या रेसिप्रोकल का सम आ गया 5/12। आंसर हो जाएगा 5/12, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स एक बिजनेस स्टार्ट करता है या एक व्यापार की शुरुआत करता है इतने रुपए का निवेश करके 25,000 रुपए इन्वेस्ट करके, और 4 महीने के बाद वाई भी उस व्यापार में शामिल हो जाता है इतने रुपए के साथ। तो हमें रेशो बताना है, अनुपात बताना है उन दोनों के प्रॉफिट का एट द एंड ऑफ द ईयर। वर्ष के अंत में उन दोनों के लाभ का अनुपात क्या होगा। तो यहां पर दो लोग हैं, एक है एक्स दूसरा है वाई। एक्स ने 25,000 रुपए लगाए और 4 महीने के बाद वाई आ गया और वाई ने कितने लगाए 20,000 रुपए। ये आ गई एक्स और वाई की निवेश की गई राशि या फिर इन्वेस्ट किए गए रुपए। और क्वेश्चन में पूछा है 1 वर्ष के बाद मतलब 1 साल के बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। इसका मतलब एक्स तो पूरे साल रहा होगा और 1 साल का मतलब क्या होता है 12 महीने, तो इसमें हम 12 महीने का मल्टीप्लाई कर दें, और y जो है वो 4 महीने के बाद आया। इसका मतलब y 12 महीने तक नहीं रहा, 4 महीने के बाद आया, तो 12 में से हम 4 को माइनस कर दें। इसका मतलब y उस व्यापार में कितने महीने तक रहा 8 महीने तक। तो इसने ये रुपए लगाए ये 8 महीने के लिए लगाए होंगे क्योंकि टोटल टाइम तो 1 वर्ष ही है। x ने लगाए 12 महीने के लिए और y ने लगाए 8 महीने के लिए।
और यहां से हम इनका रेशो निकाल लेंगे, तो जो रेशो मिलेगा वही होगा लाभ का अनुपात या लाभ का रेशो। क्योंकि निवेश की गई राशि में जब हम टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं या टाइम का गुणा करते हैं तो जो अनुपात मिलता है वही होता है लाभ का अनुपात। या फिर इन्वेस्टमेंट अमाउंट में टाइम का मल्टीप्लाई करने पर हमें प्रॉफिट का रेशो मिलता है। यहां से रेशो निकालेंगे मतलब कैंसिल करेंगे, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। फिर 5 से 5 बार कैंसिल और 5 से 4 बार 20 कैंसिल हो जाएगा। फिर 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा 3 बार। यहां पर 5 और 3 15 बचा, 15 रेशो, और यहां पर बचा 8, 15 रेशो 8। तो इनके प्रॉफिट का रेशो या लाभ का अनुपात हो गया 15 अनुपात या 15 अनुपात 8। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।